तो किरण देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो इस चैनल पर क्लास हमारी शायद 12वीं डल रही होगी है, तो 12वीं क्लास है यानी 12 क्लास है। तो आप सभी को देखना जरूरी है। इतनी क्लासेस डल चुकी, जिसने नहीं देखा है वो जाकर जरूर देखे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सोशल साइंस का प्रीवियस ईयर के पेपर लगाए जा रहे हैं। उस पेडागोजी, हिंदी, सोशल साइंस के 60 क्वेश्चन, यहाँ पर पूरे 60 क्वेश्चन लगाएंगे। आप साथ में हम मिलके 60 क्वेश्चन लगाएंगे। को कितने कितने नंबर कौन कितना ला रहा है तो वो कमेंट करके जरूर बताएं। और जो नए आए हैं और जो पुराने हैं वो भी कमेंट करके बताएं कि उनने कितने नंबर ला पा रहे हैं। अभी तक जो उन्होंने पेपर लगाए हैं उनमें से कितने नंबर ला पा रहे हैं, और जिन्होंने नहीं लगाए हैं वो भी प्लीज़ पूरा पेपर लगाइए। और कुछ लगाते हैं थोड़ा थोड़ा सा, 1-2 क्वेश्चन लगा लिए, 5 क्वेश्चन लगा लिए, छोड़ दी क्लास, उससे कुछ नहीं होगा। आपका पूरी क्लासेस लीजिए। आप पूरी क्लासेस लगाओगे ना, आप ज़्यादा नंबर की, ज़्यादा टाइम की नहीं होती है क्लासेस, आप पूरी लोगे तभी आपको पता चल पाएगा कि आप कितने क्वेश्चन हल कर पा रहे हो और कितने नंबर आप ला पा रहे हो। इसलिए पूरी क्लास लगाइए प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। तभी आपका एग्ज़ाम निकलेगा। एग्ज़ाम नज़दीक है और आपको लगाना बहुत ज़रूरी है। और जो नए आए हैं वो भी, और जो पुराने हैं वो लाइक एवं शेयर कर दीजिए। जो नए आए हुए हैं वो लाइक, शेयर एवं बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन मिल सके, आप क्लासेस ज्वाइन कर सको। और शेयर भी कर दीजिए। और प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो वहाँ से भी जाकर देख सकते हो। जो नए आए हो, पुरानों को तो पता ही होगा कि प्लेलिस्ट बनी है, उसमें नंबर वाइज क्लासेस हैं, तो आप जाकर देख सकते हो। तो अब हम लगाने जा रहे हैं अपने 60 क्वेश्चन। तो आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कितने क्वेश्चन आपने अभी तक लगा पाए हैं और कितने लगा पा रहे हो। तो डेली क्लासेस आती हैं, डेली लगाइए। शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी जाती है, तो आप सभी जाकर वहाँ भी देख सकते हो। तो शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, तो शक्तियों का जो पृथक्करण सिद्धांत है वो किया है किसने, मांटेस्क्यू ने किया है, ना कि अरस्तु, कॉलफेरेडेक, J.S. मिल ने नहीं। तो वो किया है किसने, मांटेस्क्यू ने किया है किसका, पृथक्करण का सिद्धांत। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा बी है। फिर है विश्व व्यापार संगठन WTO मूल रूप से बढ़ावा देता है, किसको देता है। आप सभी जरूर क्वेश्चन के आंसर अपने कंप्लीट करते जाइए पहले से। आपको अगर आते हैं तो आप तभी आपका अच्छी समझ पाओगे कि आप कितने लगा पाते हो, क्योंकि मैं तो बता ही रही हूँ। पहले आप लगाते जाइए, जिससे आपको पता चल पाएगा आपकी मेमोरी कितनी है और आप कितना हेल्पफुल, कितनी वीडियो हेल्पफुल है और कितना अचीव कर पा रहे हो। विश्व व्यापार संगठन WTO मूल रूप से बढ़ावा देता है वित्तीय सहायता को, वैश्विक शांति को, एक तरफा व्यापार को, बहुपक्षीय व्यापार को। तो WTO मूल रूप से बढ़ावा देता है बहुपक्षीय व्यापार को, किसको, बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देता है WTO। फिर यदि वास्तविक बेरोजगारी की प्राकृतिक दर से नीचे है, तो यदि वास्तविक बेरोजगारी की प्राकृतिक दर से नीचे है तो क्या, मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि होगी, मजदूरी गिर जाएगी, बेरोजगारी की प्राकृतिक दर गिर जाएगी, वस्तुओं और सेवाओं की मांग में कमी आएगी। तो राइट आंसर हमारा है कि जो वास्तविक बेरोजगारी दर है ना, तो वो बेरोजगारी की प्राकृतिक दर से नीचे मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि होगी। तो हमारा पहला इसका राइट आंसर है। फिर निम्नलिखित में से कौन सी अध्यारोपित नदी नहीं है। तो देखते हैं कौन सी अध्यारोपित नदी नहीं है। तो दामोदर, सोन, सतलुज, स्वर्णरेखा। तो राइट आंसर है हमारा पहला कि दामोदर जो अध्यारोपित नदी नहीं है, कौन सी नहीं है, दामोदर। तो नहीं का भाई नहीं, यानी पहला आंसर हमारा राइट है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया था। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन को जो पूर्ण स्वराज्य की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया था। तो कलकत्ता 1929, लाहौर 1930 और लाहौर 1929, कराची 1930। तो राइट है हमारा कौन सा, लाहौर 1930। लाहौर 1930 वाली औपचारिक रूप से मान लिया था मांग को। पर है मुद्रास्फीति की अवधि के दौरान कर की दर होनी चाहिए क्या। तो मुद्रास्फीति की अवधि के दौरान कर की दर होनी चाहिए बढ़ती हुई, घटती हुई, स्तर, उतार चढ़ाव युक्त। तो राइट है हमारा क्या, बढ़ती हुई। जो मुद्रास्फीति की अवधि की दौरान जो कर की दर होती ना, उसको बढ़ती हुई होनी चाहिए। तो हमारा राइट आंसर है ए। कौन से किस अनुभाग में सवैतनिक अवकाश का प्रावधान है। तो कौन से किस अनुभाग में
सभ्यता ने अवकाश का प्रावधान है। तो असंगठित क्षेत्र, संगठित क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर है कि सवैतनिक अवकाश का संगठित क्षेत्र प्रावधान है। तो हमारा राइट आंसर है बी। फिर आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन से संघीय शासन प्रणाली के लक्षण है? तो संघीय, हमें क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे ना तभी हम आंसर को लगा पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन से ही आधे क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो जाते हैं। हम अच्छे से मेमोरी वाइज लगाएं तो जरूरी नहीं है कि हमें आंसर रटा हुआ होना चाहिए तभी हम नहीं, बिल्कुल नहीं। बेसिक जिसका अच्छा है वो आराम से लगा जाता है। संघीय शासन प्रणाली के लक्षण पूछ रहा है वो, और कुछ नहीं उसमें। तो शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, लचीला संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, तो ये सभी हैं हमारे जो संघीय प्रशासन प्रणाली के लक्षण है। ये सभी हैं हमारे कि शक्तियों का विभाजन है, संविधान की सर्वोच्चता है, जरूर है ये, लचीला संविधान है, बिल्कुल है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, बिल्कुल है। तो हमारे ये सभी, यानी डी हमारा राइट आंसर माना जाएगा। फिर है तारकुंडे समिति 1975 का संबंध किससे था? तो तारकुंडे समिति 1975 का संबंध था समावेशी विकास से, आर्थिक सुधारों से, कृषि सुधारों से, निर्वाचन सुधारों से। तो हमारा राइट कौन सा है ना? समावेशी विकास से है, और कृषि सुधार से नहीं है, आर्थिक सुधारों से भी नहीं है, तो निर्वाचन सुधारों से। तारकुंडे समिति का जो संबंध था ना 1975 में, वो निर्वाचन सुधारों से ही था। तो हमारा डी सही आंसर है। फिर है प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस इनमें से किस एक बैंक के संस्थापक हैं? तो कॉमर्शियल बैंक पाकिस्तान, कोऑपरेटिव बैंक इंडिया, ग्रामीण बैंक बांग्लादेश, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर है हमारा कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस जो थे वो थे किसके संस्थापक? तो ग्रामीण बैंक बांग्लादेश के। कौन? ग्रामीण बैंक बांग्लादेश के संस्थापक थे। फिर भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी समूह का चयन कीजिए। तो भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी समूह का चयन इन्फोसिस, सन फार्मा, टाटा मोटर्स, फोर्ड। तो 40, 42, 45, 48 समूह का चयन करना है हमें। तो इसमें गलत ही दिए हैं ऑप्शन। आप सोच सक रहे हो ना कि समूह का चयन करना है, तो इसमें समूह कौन से? इन्फोसिस, टाटा मोटर्स, सन फार्मा, फोर्ड। अब आंसर ही गलत दिए कि 40, 42, 45, 48। ये क्या है? ये क्या है? इसमें से समूह का नाम दिया होता तो हम उसमें चॉइस कर पाते। तो हमारे आंसर ही गलत है, तो ये हमारा क्वेश्चन गलत है। तो इस पे जिसके नंबर कटेंगे, अगर हमारे कट रहे तुम्हारे कटेंगे, सभी के कटेंगे, किसी एक का नहीं कटेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन गलत बहुत आते हैं उसमें। अब वो आंसर ही गलत है तो उसमें कहाँ से हम आंसर देंगे? तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो आप उस पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि आपका गलत होगा तो सभी का होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका होगा। तो इनमें लिखना कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो देखते हैं कौन सा सम्मिलित नहीं है और बाकी सम्मिलित है। तो मानसूनी साल, मैग्रो सुंदरी, राइट है, मैग्रो सुंदरी होते हैं, मानसूनी साल होते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार यानी रोजवुड, तो वो पूछ रहा है क्या? सम्मिलित नहीं है। तो अब इतने सम्मिलित हैं तो यही होगा ना असम्मिलित। अल्पलाइन यानी टीक सागवान नहीं है, तो ये हमारा गलत है। तो हमारा राइट पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो नाबार्ड का अर्थ देखते हैं। क्या नाबार्ड का अर्थ? तो नेशनल बिजनेस फॉर अकाउंटिंग एंड रिव्यूइंग। तो नेशनल बिजनेस फॉर अकाउंटिंग एंड रिव्यूइंग, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एरोनॉटिक्स एंड रडार डेवलपमेंट, नेशनल ब्यूरो फॉर एयर एंड रोड ट्रांसपोर्ट। तो राइट आंसर हमारा कि नाबार्ड का अर्थ है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो राइट है हमारा बी। फिर जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कुल जनसंख्या में मुस्लिम धर्म के लोगों का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो कौन सा है? जैसे जो जनगणना हुई 2011 के अनुसार, उसमें कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश कुल जनसंख्या में मुस्लिम धर्म के लोगों का प्रतिशत सर्वाधिक है? देखते हैं। असम, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, केरल। तो राइट आंसर है हमारा कि मुस्लिम धर्म के लोगों का प्रतिशत सर्वाधिक है कौन से? लक्षद्वीप में।
लक्षद्वीप केंद्र में है सर्वाधिक। तो राइट आंसर हमारा मिल गया, यानी सी। आगे बढ़ते हैं। भारत में नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो भारत में नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ 1976, 1922, 2020, 1996, 2006, यानी तो हमारा हुआ किसमें? 2020, यानी 2020 में। तो ये हमारा राइट आंसर है कि संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो भारत में नया, तो ये हुआ 2020 में। फिर शीत ऋतु में पश्चिमी हिमालय अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है। तो शीत ऋतु में पश्चिमी हिमालय अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है दक्षिण पश्चिम मानसून से, दक्षिण पूर्वी मानसून से, पश्चिम विक्षोभों से, सम्मानीय वर्षा से। तो ये क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं जो कि भूगोल का है कि शीत ऋतु में पश्चिमी हिमालय अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है। तो जो शीत ऋतु में पश्चिमी है ना, जो पश्चिम जानते हैं, इस साइड होता है, पूर्व इस साइड, उत्तर इस साइड, दक्षिण इस साइड। जो हिमालय है ना, यहाँ हिमालय, उसका ये साइड है, ये वाला, ये अधिकतर वर्षा प्राप्त करता है कब? पश्चिमी विक्षोभों से। जो पश्चिमी विक्षोभ यहाँ होंगे तो इससे अधिकतर वर्षा प्राप्त करता है। तो राइट आंसर हमारा सी है। फिर है, एक अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय समस्या नहीं है? तो एक अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय समस्या नहीं है? तो क्या उत्पादन किया जाए? तो एक अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय समस्या नहीं है? तो क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, कहाँ उत्पादन किया जाए? तो राइट आंसर है हमारा समस्या नहीं है, जो वो है कहाँ उत्पादन किया जाए, ये नहीं है हमारी समस्या, उसमें दिया गया उसके अनुसार डी हमारा राइट आंसर है। तो प्रश्न के अनुसार ही हम आंसर देंगे, ना कि अपने अनुसार। हमारा अनुसार तो कुछ भी हो सकता है, अगर हम अपने अनुसार देने बैठ जाए ना तो कुछ भी नहीं हो पाएगा हमारा। निम्नलिखित में से चक्रीय बेरोजगारी का प्रमुख कारण कौन सा है? तो निम्नलिखित में से चक्रीय बेरोजगारी का कारण ढूंढना है हमें। तो वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग में एक सामान्य कमी, कामगारों मजदूरों का देश के उन हिस्सों जहां काम उपलब्ध है जाने की अनिच्छा, कुशलता के अभाव के कारण व्यवसाय बदल पाने की नाकाबिलियत। तो मजदूरों में रोजगार के अवसरों की क्या जानकारी का अभाव। तुम्हारा राइट आंसर है कि चक्रीय बेरोजगारी का प्रमुख कारण है पहला, वस्तु एवं सेवाओं की मांग में एक सामान्य कमी। तो पहला ही हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए फिर आंसर दीजिए, नहीं तो आपके बहुत आंसर गलत होंगे, क्योंकि वो पूछ रहा नहीं है ना कि है। तो लोयस के खाने राज्य प्रदेश कहाँ पर है? लोयस के खाने तो राज्य प्रदेश हो गया। तो क्या है? डल्ली और रजहरा झारखंड, बाबू बूदन की पहाड़ियाँ कर्नाटक, कारीमनगर तेलंगाना में है, नुआ मुंडी और गुआ झारखंड में। तो हमारा राइट गलत है, कौन सा? डल्ली और राजहरा झारखंड में नहीं है, तो ये है वहाँ पर एक्चुअली में। तो पूछ रहा नहीं है, सॉरी, वो पूछा निम्नलिखित कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो ये नहीं है, क्योंकि ये वहाँ पर नहीं है तो इसलिए वो गलत हो रहा है। फिर किस आर्थिक प्रणाली में उपभोक्ताओं की सार्वभौमिकता पाई जाती है? तो किस आर्थिक प्रणाली में उपभोक्ताओं की सार्वभौमिकता पाई जाती है? समाजवाद, मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवाद, साम्यवाद। तो राइट आंसर हमारा कि उपभोक्ताओं की सार्वभौमिकता पाई जाती है पूंजीवाद में। उपभोक्ताओं की सार्वभौमिकता पूंजीवाद में पाई जाती है। फिर है हमारा क्या कि लोकतंत्र ऐसी पद्धति है जिसमें अंतिम सत्ता इनके हाथों में होती है। तो लोकतंत्र ऐसी पद्धति है, जो लोकतंत्र है ऐसी शासन पद्धति है जिसमें अंतिम सत्ता इनके हाथों में होती है। भीड़, जनता, राजनेता, लोक सेवा। तो राइट आंसर है हमारा क्या? जनता। लोकतंत्र में ऐसी शासन पद्धति है जिसमें अंतिम सत्ता इनके हाथों में होती है, तो राइट आंसर है जनता के हाथों में अंतिम सत्ता होती है। फिर है आगे प्रथम हिंदी समाचार पत्र उदंत मातंड के संपादक थे। तो उदंत मातंड के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, पंडित जुगल किशोर शुक्ल, राजा शिव प्रसाद। तो राइट आंसर है हमारा कौन सा? पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर पूर्व का सिराज के नाम से जाना जाता है?
तो कौन सा नगर पूर्व का सिराज के नाम से जाना था? जौनपुर, आगरा, लाहौर, लखनऊ थी। तो राइट आंसर हमारा जौनपुर। जौनपुर पूर्व का सिराज के नाम से जाना जाता है। फिर है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रायोजित। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रायोजित क्या? तो राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक द्वारा, राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रायोजित है राज्य सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। फिर है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त अधिवेशन से संबंधित है? तो देखते हैं अनुच्छेद कौन सा संसद के संयुक्त अधिवेशन से संबंधित है। 72, 102, 108 और 111। तो राइट आंसर हमारा 108 हमारा संबंधित है। फिर है सूची और अंत वस्तुओं के निम्नलिखित युग्म में से कौन सा ऐसे युग्म सही सम्मिलित है? तो सूची और अंत वस्तुओं के निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सम्मिलित है? तो राज्य सूची, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पुलिस और शिक्षा, संघ सूची, नागरिकता और परमाणु ऊर्जा, समवर्ती सूची, विवाह और नागरिक प्रक्रिया। तो राइट आंसर हमारा माना जाएगा। अब देखते हैं हम कि राइट क्या है हमारा। तो राज्य सूची, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पुलिस, शिक्षा, तो ये नहीं है। संघ सूची, नागरिकता और परमाणु ऊर्जा, समवर्ती सूची, विवाह और नागरिक प्रक्रिया। तो सही हमारा दूसरा और तीसरा। तो राइट आंसर माना जाएगा सी, यानी दूसरा और तीसरा। फिर भारत में मौद्रिक नीति बनाई जाती है। भारत में जो मौद्रिक नीति है वो बनाई जाती है केंद्र सरकार द्वारा, भारत के औद्योगिक वित्तीय निगम द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा। तो राइट आंसर है कि भारत में मौद्रिक नीति बनाई जाती है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। फिर हिमालय के निम्नलिखित दर्रों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम। जो हिमालय के निम्नलिखित दर्रे होते हैं ना, दर्रे, वो पश्चिम से पूर्व की ओर किस प्रकार क्रम से, वो देखना है। तो बनिहाल दर्रा, वारालाचा दर्रा, बोमडिला दर्रा और जेलेपला दर्रा। तो हमारा राइट आंसर माना जाएगा पहला बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा पश्चिम से शुरुआत करना। फिर है वारालाचा दर्रा, फिर है जेलेपला दर्रा, फिर है बोमडिला दर्रा। यानी राइट लास्ट में हमारा ये, इसको उठा के यहाँ रख दीजिए, हमारा सब सही हो जाएंगे। तो हमारा डी सही है, यानी पहला, दूसरा और चौथा और तीसरा, यानी हमारा डी आंसर राइट है। मानव विकास रिपोर्ट को कौन प्रकाशित करता है? तो मानव विकास रिपोर्ट को प्रकाशित करता है BMI, HDI, UNDP, विश्व बैंक। तो राइट आंसर हमारा UNDP मानव विकास रिपोर्ट को प्रकाशित करता है, UNDP। फिर सार्गेसो सागर अवस्थित है उत्तरी प्रशांत महासागर में, बी दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, दक्षिणी प्रशांत महासागर में। तो हमारा राइट है कौन सा? कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में सार्गेसो सागर है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। फिर आगे बढ़ते हैं। लैंगिक विभाजन से हमारा अभिप्राय है समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिका है। राइट, पहला ही है। बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना। तो पहला ही हमारा सही है कि समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिका होती ना, उसी में लैंगिक विभाजन का अभिप्राय है। फिर भारत के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा कर्क रेखा निकटतम अवस्थित है? जो भारत के निम्नलिखित शहर है ना, तो उनमें से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम अवस्थित है? रांची, जोधपुर, रायपुर, कोलकाता। तो हमारा राइट आंसर है रांची। रांची है ना जो कर्क रेखा के निकटतम अवस्थित है ये। फिर है जर्मेनिया, यह हमारा जर्मेनिया गार्डिंग द राइन। जर्मेनिया गार्डिंग द राइन। राइन नदी पर पहरा देती जर्मेनिया चित्र किसने बनाया? तो राफेल ने, माइकल एंजेलो ने, लियोनार्डो दा विंची ने, लॉरेंज क्लेसेन ने। तो राइट आंसर है हमारा ये चित्र बनाया लॉरेंज क्लेसेन ने। किसने? लॉरेंज क्लेसेन ने। फिर है सूची 1 तथा 2 को मिलान करना है। तो घास के मैदान एवं प्रदेश देश। घास के मैदान एवं प्रदेश देश। तो देखते हैं हम। तो
पुस्ताज अमेजन बेसिन, कंपोज हंगरी, लानोज ब्राज़ील का पठार, सेल्वास ओरिनोको बेसिन। तो राइट है हमारा क्या कि हमें ए से इसमें नंबर में मिलाना है। तो हमारा राइट है पहले का, पुस्ताच का है हंगरी, पुस्ताच का क्या है हंगरी, क्या मिलाना है इनको, प्रदेश घास के मैदान से मिलाना है, प्रदेश यानी देश, जो घास के मैदान है वो कौन से देश से कनेक्ट हो रहा है। तो हमारा राइट आंसर है पुस्ताच, पुस्ताच जो घास का मैदान है वो हंगरी देश से मिलान हो रहा है। फिर कंपोज हो रहा है ब्राज़ील का पठार से मिलान, लानोज हो रहा है ओरिनोको बेसिन से, सेल्वास अमेजन बेसिन से। तो इस प्रकार से हमारी लाइनें बनने, यानी 2 3 4 बने, यानी देखते हैं कौन में 2 3 4 2 2 2 2 3 4 बने, यानी हमारा 4th राइट आंसर है। फिर ग्रीनविच माध्यम समय स्थानीय समय है। तो ग्रीनविच कौन सा माध्यमान समय है जो स्थानीय समय है। तो 180 डिग्री पूर्व माध्यान्ह का, 180 डिग्री पश्चिम माध्यान्ह का, 180 पूर्वी तथा 180 डिग्री पश्चिमी दोनों माध्यान्ह का, प्रधान माध्यान्ह का। तो राइट आंसर है हमारा प्रधान माध्यान्ह का स्थानीय समय है। निम्न में से कौन सा लेकिन के अप्रैल थितिस का भाग नहीं था। तो देखते हैं निम्न में से कौन सा लेकिन के अप्रैल थितिस का भाग नहीं था। तो युद्धकांत, सभी के लिए मताधिकार, किसानों को भूमि स्थानांतरण की जाए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो किसानों को भूमि स्थानांतरित की जाए। तो राइट आंसर है हमारा सी एक्ट अप्रैल थितिस का भाग नहीं है। कौन सा, किसानों को भूमि स्थानांतरित की जाए। फिर है जर्मनी में ताजी तानाशाही की स्थापना किस वर्ष हुई। तो जर्मनी में ताजी तानाशाही की स्थापना हुई है वर्ष 1931, वर्ष 1930, वर्ष 1932, वर्ष 1933। तो जर्मनी में नाजी तानाशाही की स्थापना किस वर्ष हुई। तो नाजी तानाशाही था ना वो, उसकी स्थापना हुई थी 1933 में। कब, 1933 में, जो कि बहुत तानाशाही था हमारा जर्मनी का तानाशाह। ऐसे बोलते हैं जर्मनी का तानाशाह हिटलर नाम था ना, हिटलर बोलते थे उसको। तो जर्मनी में जो नाजी पार्टी, नाजी यानी नाजी नाम था पार्टी का, जो हिटलर था ना हमारा जर्मनी का जो हिटलर था ना, उसी की पार्टी को नाजी तानाशाही की स्थापना बोलते हैं। तो वो बोला नाजी तानाशाही की स्थापना कब हुई। तो हिटलर की जो पार्टी थी उसका नाम था नाजी तानाशाही। तो उसकी स्थापना हुई थी 1933 में। फिर 19वीं सदी में यूरोप में, 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद, 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद में बाधक समझी जाने वाली शक्तियाँ थीं। कौन सी थी। जो 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद में बाधक समझी जाने वाली शक्तियाँ थी, हैब्सबर्ग राजशाही बौद्धिक वर्ग, ऑटोमन राजशाही वर्ग, श्रमिक वर्ग। तो हमारा पहला हैब्सबर्ग राजशाही वर्ग सही है और बौद्धिक नहीं है, ऑटोमन राजशाही सही है, श्रमिक वर्ग नहीं है। तो हमारा पहला एवं तीसरा सही है, राजशाही दोनों, हैब्सबर्ग राजशाही, ऑटोमन राजशाही, तो हमारे दोनों सही है। तो पहला हमारा राइट आंसर है ए एंड सी। निम्नलिखित में से कौन सी कायांतरित चट्टान नहीं है। तो कौन सी चट्टान वह जो कायांतरित चट्टान नहीं है। तो संगमरमर, क्वार्टजाइट, ग्रेफाइट, गेब्रो। तो राइट आंसर है हमारा गेब्रो चट्टान कायांतरित चट्टान नहीं है। फिर है मुंबई प्रेसिडेंसी की राजधानी कब घोषित किया गया। तो देखते हैं प्रेसिडेंसी की राजधानी मुंबई कब घोषित किया गया। तो 1801 ईस्वी में, 1810 ईस्वी में, 1829 ईस्वी में, 1819 ईस्वी में। तो राइट आंसर है हमारा 1819 ईस्वी में प्रेसिडेंसी राजधानी घोषित कर दी गई। फिर फ्रीडम फॉर फियर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। जो फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक है ना, वो किसके द्वारा लिखी गई। तो लॉर्ड ब्राइस के द्वारा, नेल्सन मंडेला के द्वारा, आंग सान सू के द्वारा, JS मिल के द्वारा। तो राइट आंसर है हमारा सी कि आंग सान सू की के द्वारा। फिर है 19वीं शताब्दी में यूरोप के उदारवादी मुख्यतः
किस वर्ग के थे? तो 19वीं शताब्दी के यूरोप के उदारवादी मुख्यतः किस वर्ग के थे? तो शासक, पादरी, बुर्जुआ, कुलीन। तो राइट आंसर हमारा कुलीन, कुलीन वर्ग के थे। फिर है कुलीन वर्ग के बाद द्विदलीय पद्धति पाई जाती है। तो द्विदलीय पद्धति कहाँ पाई जाती है? फ्रांस में, चीन में, भारत में, यूएसए में। तो द्विदलीय पद्धति पाई जाती है यूएसए में। फिर निर्वाचक गण, निर्वाचक गण कौन सा है? मतदाताओं की संस्था या समूह, लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, संसद के नामजद सदस्य, चुनावों में जो उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं। तो राइट आंसर है हमारा कौन सा? मतदाताओं की संस्था या समूह। निर्वाचक गण, जो निर्वाचक गण है ना, वो है मतदाताओं की संस्था या समूह। तो पहला हमारा राइट आंसर है। फिर है विसरित दबा प्रकाश, विसरित दबा प्रकाश है सौर विकिरण है जो कि शून्य में चला जाता है। सौर प्रकाश जिसे पृथ्वी भोर तथा गोधूलि के समय प्राप्त करती है। पार्थिव विकिरण ओजोन परत द्वारा प्राप्त किए गए विकिरण। तो राइट आंसर है हमारा सौर प्रकाश जिसे पृथ्वी भोर तथा गोधूलि के समय प्राप्त करती है। तो विसरित दबा प्रकाश यही है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप को मापने का पैमाना नहीं है? तो निम्नलिखित में से भूकंप है उनको मापने का पैमाना नहीं है। रिएक्टर, मार्केली, रोसीफोरेल, मोहो। तो राइट आंसर है जो नहीं है भूकंप मापने का, तो वो है मोहो। मोहो भूकंप मापने का पैमाना नहीं है। तो राइट आंसर है हमारा मोहो। सम्राट के देवीय एवं पूर्ण अधिकार के सिद्धांत का खंडन किया था। तो सम्राट के देवीय एवं पूर्ण अधिकार के सिद्धांत का खंडन किया था रूसो ने, जॉन लॉम ने, मांडेस्क्यू ने, वोल्टेयर ने। तो राइट आंसर है मांडेस्क्यू ने सिद्धांत का खंडन किया था, यानी पूर्ण सम्राट के देवीय एवं पूर्ण अधिकार के सिद्धांत का खंडन किया था। किसने? मांडेस्क्यू ने। फिर है थोड़ा छोटा कर ले, समझ आ जाएगा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका थोड़ा छोटा कर लें, पूरा नहीं दिखा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में 1939 में, वर्ष 1940 में, वर्ष 1941 में, वर्ष 1942 में। तो राइट आंसर है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ 1941 में। कब? 1941 में शामिल हुआ। फिर है सुमेलित करना आविष्कार एवं आविष्कारक। आविष्कार एवं आविष्कारक कौन है? उस आविष्कार के आविष्कारक कौन है? तो पावर लूम किससे कनेक्ट हो रहा? तो पावर लूम एडमंड कार्टराइज यानी तीसरे से। टेलीग्राफ सैमुअल एफ.बी. मोर्स से, सैमुअल है F.V. मोर्स से टेलीग्राम। फिर बाटा फ्रेम है रिचर्ड आर्कराइट से। फिर है सीड ड्रिल है जेथ्रो टल से। तो राइट है हमारा तीसरा। फिर है पहला, चौथा, दूसरा। तो तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा, यानी पहला हमारा राइट आंसर है इसका। फिर भारतीय संविधान के अंतर्गत इनमें से कौन सा मौलिक अधिकारों में से सम्मिलित नहीं है? तो जो भारतीय संविधान के अंतर्गत है इनमें से कौन सा मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है? तो स्वतंत्रता का अधिकार, काम का अधिकार, रोजगार के मामलों की अवसर की समानता, किसी की संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार। तो राइट आंसर हमारा कौन सा है? तो अधिकारों में सम्मिलित नहीं है रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। फिर है उपोष्ण उच्च वायुदाब से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में बहने वाली पवनें कहलाती हैं। तो देखते हैं कौन सी जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में बहने वाली पवनें होती हैं वो कौन सी कहलाती हैं? तो उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें, दक्षिणी गोलार्ध। तो राइट आंसर है हमारा पछुआ पवनें, उत्तरी गोलार्ध। फिर है हमारा 45 से 5 ही क्वेश्चन बचे हैं, हमारा पूरा सोशल साइंस के हो चुके हैं। तो अब है निम्नलिखित में से घटनाओं का सही कालक्रम चुनिए। तो निम्नलिखित में से घटनाओं का सही कालक्रम क्या है देखते हैं अब हम। तो चंपारण सत्याग्रह, लखनऊ समझौता, खेड़ा सत्याग्रह,
जलियांवाला बाग त्रसादी, तो राइट है हमारा। तो पहले हुआ था कौन सा, लखनऊ समझौता। कौन हुआ था, पहले हुआ था लखनऊ समझौता, फिर हुआ था हमारा चंपारण समझौता, फिर उसके बाद हुआ था हमारा खेड़ा सत्याग्रह समझौता, फिर हुआ था जलियांवाला बाग त्रसादी। तो राइट हमारा कैसे माना जाएगा, दूसरा पहला फिर तीसरा चौथा। तो राइट है हमारा बी कि दूसरा पहला तीसरा चौथा, तो बी हमारा सही आंसर है। फिर है कि खर्च योग्य व्यक्तिगत आय बराबर होती है। तो खर्च योग्य व्यक्तिगत आय बराबर होती है। तो देखते हैं व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत प्रत्यक्ष कर, शुद्ध राष्ट्रीय आय, व्यक्तिगत आय, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, व्यक्तिगत आय, शुद्ध व्यक्तिगत आय प्लस हस्तांतरण भुगतान, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद माइनस व्यक्तिगत आय माइनस मूल्य। तो राइट हमारा कौन सा है, व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत प्रत्यक्ष कर। तो हमारा ये पहला सही आंसर है, जो खर्च योग्य व्यक्तिगत आय बराबर होती है। फिर है निम्नलिखित में से प्रारंभिक समाजवादियों में से किसने न्यू हारमानी नामक सहकारी समुदाय की स्थापना की। तो निम्नलिखित में से प्रारंभिक समाजवादियों में से किसने न्यू हारमानी नामक सहकारी समुदाय की स्थापना की। तो एडम स्मिथ ने, रॉबर्ट ओवन ने, लुई ब्लैक ने, जॉन स्टुअर्ट मिल ने। तो राइट है हमारा रॉबर्ट ओवन ने जो हमारे न्यू हारमानी नामक सरकारी समुदाय की स्थापना की, तो रॉबर्ट ओवन ने। तो राइट है हमारा बी। फिर सम्मिलित नहीं है, कौन सा सम्मिलित नहीं है बाकी है। तो भारतीय संविधान के भाग और प्रावधान। तो देखते हैं, तो सेकंड नागरिकता सही है, और सेकंड नागरिकता सही है। फिर ये हमारा कौन सा, तो ये हमारा ये संख्या सेकंड हो गया, सेकंड भाग हो गया। ये हमारा 10 में से 10 चलेगा, ये समझ नहीं आ रहा क्या है। तो हमारा राइट आंसर बी है इसका। ये संख्या समझिए, ये 5 हो गए, ये 10 और 5 हो गए, क्योंकि इस प्रकार से हम ज़्यादा पढ़ते नहीं है ना, तो बहुत पहले पढ़ा है तो भूल चुके। 10 हो गए, 1 हो गया। तो 10 में से कौन से चला गया, 10 चला गया, यानी 9 में से 10 कैसे जा सकते हैं। तो संविधान संशोधन यानी ये मिलान नहीं हो रहा, राइट, यही तो समझना था। उसमें से कौन सम्मेलन नहीं हो रहा, सम्मिलित नहीं हो रहा। तो भारतीय संविधान के भाग हो गए, प्रावधान, तो राइट हमारा यही तो सम्मेलन हो ही नहीं रहा है। क्या है, कुछ समझ तक नहीं आ रहा मुझे। तो संविधान संशोधन यही नहीं, उसका भाग पहला सही है, 5वां सही है, ये भी सही है, ये गलत है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये भी देखते हैं। ज्वालामुखी पर्वत, देश स्थान। तो जो सम्मिलित नहीं है वही देखना है। तो माउंट अंगुगा जापान, ये नहीं लग रहा। माउंट मेयान फिलीपींस, माउंट मेरापी इंडोनेशिया, माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर। तो राइट है हमारा पहला नहीं हो रहा, माउंट अंगुगा जापान, यही हमारा सम्मिलित नहीं हो रहा था उससे। फिर है दो दलीय पद्धति बेहतर है क्योंकि, दो दलीय पद्धति बेहतर है क्योंकि है वह कैबिनेट को निरंकुश अधिकार देती है, वह विरोधी दल को शासन की गैर जिम्मेदारी आलोचना करने का मौका देती है, वह शासन में सजगता से बदलाव लाने को संभव बनाती है, वह मिलीजुली सरकार बनाने में अग्रता प्रदान करती है। तो राइट है हमारा जो दो दलीय पद्धति बेहतर है क्योंकि वह शासन में सजगता से बदलाव लाने को संभव बनाती है। तो राइट है हमारा सीमा। इस प्रकार से हमारे 60 क्वेश्चन आज होते हैं खत्म। उतना टाइम भी नहीं हुआ, आप सोचते हो कि बहुत टाइम होता है। इतनी क्लासेस आप सभी ले सकते हो, और जिसने जितने भी क्वेश्चन आंसर लगाए हैं वो कमेंट करके जरूर बताएगा कि उसने इतने क्वेश्चन आंसर लगाए, तभी उसका पता चल पाएगा कि हाँ वो है पेपर में पास होने लायक। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है सभी पेपर लगाना, क्योंकि पेपर आप बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं आजकल। क्या आप ऐसा नहीं थ्योरी पढ़ के चले जाओ निकाल लोगे, निकाल तो लोगे, पर आपको नॉलेज है कि आपने थ्योरी के अनुसार क्वेश्चन आंसर कर भी पा रहे हैं या नहीं। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है क्वेश्चन आंसर लगाना, जो कि आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए बोला जा रहा है कि थ्योरी तो पढ़ो ही, उसके साथ में क्वेश्चन आंसर भी लगाओ। तो इस प्रकार से जिसने लाइक कमेंट सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक कमेंट एवं सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमें नोटिफिकेशन मिल सके और आप सभी ज्वाइन कर सको टाइम बाय टाइम क्लास। और सभी को शेयर भी कर दीजिए, 1-2 को तो कर ही दीजिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि जिसको पढ़ना होगा वो भी पढ़ लेगा, क्यों फालतू में
वो इधर उधर भटके, तो उसका भी भला हो जाए, इसलिए सभी को शेयर कर दीजिए और सभी लाइक कर दीजिए प्लीज़। और जिसने जितने नंबर लाए हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा। तो थैंक यू दोस्तों। आज हमारी क्लास होती है समाज, अगली क्लास का वेट कीजिए। थैंक्स टू फॉर वॉचिंग वीडियो।